हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बायोलॉजी का सेल चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ये वन शॉट रिवीजन है। तो सारे इम्पोर्टेंट्स मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आपको बिल्कुल आसानी रहे विथ डायग्राम के साथ। तो चलिए हम पहले देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका, हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से मिलके बना है ना। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं विथ डायग्राम के साथ। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स है। जैसे कि एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। हमारी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर है, यानी इसको हम साधारण नहीं देख सकते। माइक्रोस स्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। किसकी? इतनी छोटी होती है माइकोप्लाज्मा, इसको हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक, तो चलिए जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो पूछे कि सब जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट इकाई को हम कोशिका कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोशिका छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। देखिए जैसे कि हाथ हो गया, यहाँ पे विद डायग्राम दिया है, तो आप डायग्राम के द्वारा बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो चलिए हम सारे आगे देखते हैं और देखिए इसमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटी हमारी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो कि 170 mm मल्टीपल 135 mm का होता है। ठीक, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका यानी न्यूरॉन, यानी क्या है? हमारे शरीर की, मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से पूरे चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि एग्जाम में जैसे आते हैं तो आप कर पाओ। ठीक, तो चलिए हम अगला देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका की खोज और सिद्धांत। क्या देखते हैं? कोशिका की खोज और सिद्धांत देखते हैं। ठीक, देखिए सारे इंपॉर्टेंट जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क, किससे? कार्क यानी वृक्ष, जो वट वृक्ष है, कार्क यानी वहां से एक काट कर सूक्ष्मदर्शी में देखा था। किसमें देखा था? निर्जीव कोशिका देखा था। नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया था। किसका? एक निर्जीव कोशिका का। तो आपको ऐसे लिखना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने वट वृक्ष में को काट कर एक सूक्ष्मदर्शी में, एक डिब्बे में रखकर काटकर सूक्ष्मदर्शी में देखा था कि निर्जीव कोशिका का उन्होंने अध्ययन किया था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अध्ययन किया था यानी खोज किया था। अब ये कहा जाए कि रॉबर्ट चाहे मृत कोशिका की किए हो या फिर चाहे जीवित कोशिका की, लेकिन सबसे पहले अध्ययन कौन किया था? हमारे रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। तो अगर पूछता है कभी कि सबसे पहले अध्ययन कौन किया था कोशिका की, तो हमारे रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि वो मृत कोशिका के किए थे। अब किए तो वही थे ना पहली बार। अब 1674 में, उन्होंने 1665 में किया था, लेकिन हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका यानी जीवाणु की खोज की थी। किसकी? 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। अब 1838 यानी 1839 में स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल की थ्योरी प्रस्तुत की थी। कौन? सेल की थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट्स है। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं एग्जाम्स में जैसे आएंगे, तो वहाँ पे हमने येलो हाईलाइट कर दिया है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु, कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु
सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं, तो बात सही है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। किससे? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर छोटे छोटे कार्य, सभी मिलकर, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स है, छोटे छोटे ऑर्गन्स है, वो सभी प्रतिक्रियाएं करती हैं। जैसे खाना खाने की अलग क्रियाएं चलती हैं, हाथ पैर मेरा हम लोगों का जैसे चल रहा है, बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब मतलब प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, किंतु सब मिलकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं? कोशिका के प्रकार। अगर आप ऐसे भी डायग्राम्स बना के आप लिख देंगे तो बिल्कुल आपको परफेक्टली नंबर, पूरा नंबर मिलेगा। अगर 3 लाइन 4 लाइन। अब हम प्रोकैरियोटिक के बारे में देख लेते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कोशिका 2, एक यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से जंतु आते हैं, यूकैरियोटिक में कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारे जैसे बैक्टीरियास हो गया, वायरस हो गया, ये सब अंतर्गत आते हैं। तो चलिए केंद्रक, न्यूक्लियस में हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी डायग्राम के साथ देख सकते हैं। अगर आपको 3-4 लाइन लिखना नहीं आ रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, आपको डायग्राम आपको पता है, आप पढ़ पा रहे हो, डायग्राम याद है, आप लिख दोगे, तो डायग्राम से भी मैं समझा दूंगी। तो डायग्राम का लिखा हुआ भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो कि केंद्रक नहीं होते, यानी नॉन ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये हमारे बॉडी अंगक है, यानी शरीर का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हमारे प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राइबोसोम 70सोम का प्रकार होता है और डीएनए गोलाकार होते हैं। क्या होता है? डीएनए जो है गोलाकार होता है और सूत्र में होता है। और इसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, शैवाल, ग्रीन हरी शैवाल, ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अगर इतना भी लिखोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे। तो चलिए हम अगले देखते हैं। अब बारी आती है यूकैरियोटिक। किसकी बारी आती है? यूकैरियोटिक की। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यूकैरियोटिक में केंद्रक, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पता है? यूकैरियोटिक में जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे, जानवर आते हैं, गाय, पशु, मानव जीव जंतु, यानी हम सब यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में आएंगे बैक्टीरियस, वायरस, नील हरित शैवाल, ये सब आएंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, जानवर, पशु पक्षी सब आएंगे। ठीक, देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पूर्ण रूप से एक केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से ये विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसकी बॉडी, क्या बोले, इसकी बॉडी अंतर्गत देखिए, इसमें सभी अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम सभी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं। ये अपनी सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं। ठीक, आगे चल के हम इसको भी डिटेल में समझाएंगे। राइबोसोम क्या है? 80 प्रकार के होते हैं। कितने? 80 प्रकार के होते हैं, 18। डीएनए दोहरे सूत्र में डबल स्ट्रैंड के रूप में होता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब कोशिका के बारे में देख लेते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक विभाजन है सेल डिवीजन। ठीक, कोशिका वित्त यानी सेल्यूलोज से बनी होती। क्या होती है? जो ये सेल वेल है, ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की परत से बनी होती है। और लवक यानी प्लास्टिक से क्या है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? लवक यानी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाती है। और जो रसधानी है, क्या ये जो बगल बगल में ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये यानी वैक्यूलस है, ये बहुत बड़ी राजधानी में पाई जाती है। इसमें गोल्जी बॉडी में क्या होता है? भोजन संचय यानी भोजन मंड स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये स्टोर करता है, संचित रखता है। ठीक,
अब हमें यूकैरियोटिक विभाजन जंतु कोशिका के बारे में देख लेते हैं। ये बाहरी आवरण जो है और जो आउटर कवर है इसका केवल कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर कभी पूछ लिया कि इसकी बाहरी परत को क्या बोलते हैं तो इसको हम सेल मेम्बर बोलते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता। क्या होता है? हरित लवक नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम और सेंट्रियोल जो है वो पाए जाते हैं। अब हम जंतु और पादप कोशिका में हम अंतर देख लेते हैं। अब देखिए जंतु कोशिका, पादप कोशिका। ठीक, ये आकार में कैसे होते हैं? ये आयताकार होते हैं, मतलब चौकोर होते हैं, और ये वृत्ताकार यानी सर्कल में होते हैं जंतु कोशिका। और ये पादप कोशिका कैसे? आयताकार चौकोर में होते हैं। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित यानी नहीं होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये चीजें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये कोशिका की संरचना और बाहरी आवरण इस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में अगर विथ डायग्राम भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए कोशिका भित्ति सेल वेल के बारे में देख लेते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? सेल वेल यानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में। और यह सेल्यूलोज का बना होता है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं कि जंतु दोनों, पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। ये अर्धपारगम्य पदार्थों के आवागमन का चयन करती हैं। प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की ये परत होती हैं। अब हम कोशिका का मुख्य भाग देख लेते हैं। ठीक, किसका? कोशिका का मुख्य भाग। देखिए खोज यानी कोशिका का मुख्य भाग, ब्रेन ऑफ द सेल, द ब्रेन ऑफ द सेल। इसकी डिस्कवरी कौन किया था यानी इसकी खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। इनका फंक्शन क्या है? इनका कार्य, यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करती है। संरचना इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र में पाए जाते हैं। 4 मुख्य भाग हैं: केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमाटिन धागे, केंद्रक झिल्ली। इसके 4 मुख्य भाग हैं। ध्यान में ये चीजें रखिएगा। सारे इम्पोर्टेंट्स हैं और सारे ये जो एग्जाम्स में आते हैं। आपको पूरे चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन है, तो आपको कहीं इधर उधर से नहीं भटकना पड़ेगा, आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, आसानी के साथ कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे हम बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, ध्यान में रखिएगा। 1880 में कोलकर जी ने यानी हिस्ट्री उन्होंने बनाया था कि 1890 में एल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। क्या बोला था? बायोब्लास्ट कहा था। 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने ब्रिबेंड्रा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ये दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती। किससे? विद डायग्राम आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग इतना भी लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, तो बहुत अच्छा आप नंबर कर पाओगे और अच्छा नंबर आपको मिल भी सकता है। आप थोड़ा अपने से क्रिएटिविटी जोड़ देना, लिखना थोड़ा अच्छे से लिखना, तो देखने वाले और पढ़ने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे। चलिए, राइबोसोम और जालिका, इनकी खोज कियार पोर्टर द्वारा हुआ था। और राइबोसोम की खोज हमारे प्लेडे द्वारा हुआ था, जो कि इनकी आरएनए की प्रोटीन से बनी होती है। संरचना आरएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। उपनाम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण करना जिसे। चलिए, पैकेजिंग एवं सफाई, गोल्जी काय का क्या कार्य होता है? गोल्जी बॉडी, खोज इन्होंने कैमिलो गोल्जी द्वारा हुआ था। गोल्जी बॉडी इनकी खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी द्वारा हुआ था, जो कि कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं। इसे पादप कोशिका में इसे हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने गोल्जी बॉडी उन्होंने खोज किया था। माइंडेस्ट के एक ये सर्जिकल डॉक्टर थे, जिन्होंने उसके द्वारा खोज किया और उन्होंने ये बताया कि गोल्जी बॉडी में
सोचने समझने स्टार्च यानी संचित करने की क्षमता होती है। और किसने किया था? गोल्जी बॉडी ने किया था। तो उन्हीं के नाम से ये पड़ गया गोल्जी बॉडी। ठीक, गोल्जी का है। इनके कार्य क्या होता है? सेल प्लेट का निर्माण करता है, पदार्थों को पैकेजिंग करता है, यानी सर्चिंग मतलब संचित करता है, स्टोर करता है। लाइसोसोम की खोज लियो सोम्स जी ने किए थे, जो कि अपने खोज डी ड्यूब द्वारा हुआ था। हरित लवक, ये हरे रंग के होते हैं, यानी पर्णहरित। क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे लिए अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? जो प्रकाश संश्लेषण के कारण अपने पौधे अपना हरा मतलब यानी पौधे अपना भोजन बना पाते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। तरकाय और रसधानी वैस्कुलस के बारे में देख लेते हैं। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज बॉबरी ने 1888 द्वारा कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में किया था। पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। झिल्ली से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, चलिए, जीवन का रहस्य, गुणसूत्र और डीएनए। हम डीएनए के बारे में देख लेते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में। इनकी खोज डीएनए की खोज की कौन किया था? वेल्था फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। संरचना इन्होंने डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनाया था। मानव में संख्या 40 और 23 के जोड़े, मेल में XY और फीमेल में XX दिए थे। ठीक ना। डीएनए डिऑक्सो राइबोक्यूनिक एसिड, जिन्हें द्विकुंडली डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, जिन्होंने 1953 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। प्रोटीन संश्लेषण के कार्य को इसमें टैटमिन के स्थान पर अर्किल होता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट खोज डॉक्टर एलेक्स जेपरेट ने किया था। भारत में डॉक्टर लालजी सिंह ने उपयोगजीव एवं व्यक्ति को निश्चित पहचान दिए थे। ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। आपके डिमांड में वीडियो ज़रूर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।